नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा जी, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार जी दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं मोटर वाहन अधिनियम के बारे में, यानी मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में हम बातचीत करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल के युग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बिना गाड़ी के, बिना व्हीकल के, बिना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हम कल्पना नहीं कर सकते हैं जीवन की। तो आज हम जानेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम वीरेंद्र शर्मा जी से वो जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सर, सबसे पहले तो मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में हम आपसे जानेंगे। और मोटर व्हीकल एक्ट में भी हाल फिलहाल में काफ़ी अपडेट और काफ़ी चेंजेस भी आए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताएं कि मोटर व्हीकल एक्ट कब आया और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। जी, सबसे पहले तो पुराना हमारा समय था तो उस टाइम घोड़ा गाड़ी चलती थी, उसके बाद रिक्शा चलता था, उसके बाद साइकिल आया। तो धीरे धीरे जैसे प्रगति होती गई हमारे मोटर वाहन में, उसमें गाड़ी में उसमें मोटर लगनी शुरू हुई। तो मोटर लगी तो वो एक मोटर व्हीकल बन गया। मोटर व्हीकल बना तो ये 1939 में ये जो एक्ट आया था। तो उसके बाद से इसमें जो है अमेंडमेंट होती रहती है। अभी हाल ही में जैसे आपने कहा कि 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में एक काफ़ी अमेंडमेंट हुआ है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है पुराने समय जो मोटर व्हीकल एक्ट में चल रही थी उसमें काफ़ी संशोधन हुआ है। और संशोधन जो है वो लोगों की सहूलियत के लिए किया गया है कि आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें वो बहुत सारी जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं 2019 में। जी वीरेंद्र शर्मा जी, आपने जिक्र किया कि पहले कहीं ना कहीं बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी के बाद उसमें मोटर लग गई और अब हम देख रहे हैं कि बहुत गाड़ियां हो चुकी हैं सड़क पे। अगर आप सड़क में निकले तो कहीं ना कहीं आपको पहले से समय निकालना पड़ेगा ट्रैफिक के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी आ रही है डे बाय डे। हम बैलगाड़ी से लेकर हम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से अब हम इलेक्ट्रिक पे आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है फ्यूचर में शायद कोई और टेक्नोलॉजी भी ना आ जाए। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में कि कौन सी गाड़ी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आती है, तो उसको हम कैसे करते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईवी गाड़ियाँ भी हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी हैं, कई हम ऐसी गाड़ियाँ भी देखते हैं जिसमें जो मोटर की कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा उस बारे में बताइए। हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो गाड़ियां हैं आपका उसमें सीसी के हिसाब से चलता है कि जैसे आपकी प्राइवेट व्हीकल है उसका सीसी के हिसाब से 1000 है, 2 है। और उसके हिसाब से फिर आपको देखना है कि उसमें गुड्स व्हीकल भी है। एक प्राइवेट व्हीकल आ गया आपका, एक गुड्स व्हीकल आ गया, एक आपका हैवी गुड्स व्हीकल आ गया। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें एक आपका 2 व्हीलर है, वो भी एक मोटर, मतलब ये सारे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही आते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में ही इन सब का प्रावधान किया गया है कि ये सारी गाड़ियां जो है मोटर व्हीकल तहत के एक्ट के अंदर ही ये आती है। तो इसमें जो भी गाड़ियों का कैटेगराइजेशन जो आपने कहा, तो इसमें ये सारे कैटेगरी जो है ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही लाई गई है। तो उसी के हिसाब से ये जो इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही चलती है। जो भी गाड़ियां हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन है या आपका रजिस्ट्रेशन है, जिस तरह की भी सारी चीज़ें ये मोटर व्हीकल एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि आपको गाड़ी में चलाने के लिए कौन सा कागज़ ज़रूरी है, कौन सी किस तरह से चलनी है, हर एक चीज़ का उसमें प्रावधान किया गया मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। जी, और शर्मा जी, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट में अपडेट भी आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के लिए भी काफ़ी लोग सुदृढ़ हो रहे हैं, कह रहे हैं कि पर्यावरण का भी हमें कहीं ना कहीं सम्मान करना है, सुरक्षा करनी है पर्यावरण के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। जब हम मोटर व्हीकल एक्ट की बात करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट में पेडेस्ट्रियन, राहगीर, अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, गाड़ियां सब लोगों के घर में हैं पर सड़क में भी लोग चलते ही हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गंतव्य भी होते हैं जहां आपको चलकर जाना पड़ता है। तो राहगीर, पेडेस्ट्रियन के क्या राइट मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं? 2 क्वेश्चन आपके आए। एक पर्यावरण के लिए आपने कहा कि जिस तरह से आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चल रहा है, हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा तो HRTC ने बहुत सारे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स आ गए हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आपने और स्टेट्स में भी देखा, दिल्ली में देखा तो वहाँ पे डीजल के व्हीकल जो है उसमें ऑलमोस्ट उन्होंने कह दिया है कि भाई 10 साल से ऊपर या 5 साल से ऊपर नहीं चलेंगे। या उनको उन्होंने एक लाइन दे दी है कि डेड लाइन है कि इसके बाद जो है व्हीकल नहीं चलेगा। तो अभी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शायद अब इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम देखते हैं कि जितने लोग हैं उन सब के पास गाड़ियाँ हैं, इतना पेट्रोल जलता है, इतना डीजल जलता है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान होना ही है।
तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल जो आने हैं, सरकार ने भी ये पहल रखी है कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल जितने आएंगे। और सर कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम हिमाचल की बात करें, कुछ लोग ये कहते हैं कि हिमाचल में शायद ईवी पॉलिसी आ गई है या ईवी पॉलिसी आने वाली है, और कहा यह जाता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदते हैं, ईवी खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कम होगी, कहीं ना कहीं कुछ और सहूलियत भी मिलेंगी। तो क्या ये सिर्फ एक र्यूमर है या इसमें कोई तथ्य भी है? ना, इसमें र्यूमर नहीं है। हमने देखा है बहुत सारे हमारे सरकार जो है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल आ चुके हैं। इसमें बाकी डिपेंड आपका करता है कि जिस आदमी ने व्हीकल लेना है वो जब आपका पेट्रोल का या डीजल का व्हीकल बंद हो जाएगा तो उसके बाद ईवी में ही जाएंगे। ईवी में जाएंगे तो आज के समय में शायद लोग जो है वो व्हीकल खरीदना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो इस तरफ ध्यान नहीं देते कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है, वो गाड़ी का ध्यान देते हैं कि गाड़ी वो खरीदेंगे और ईवी की गाड़ियाँ जो है उस तरह से खरीदेंगे। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि पेडेस्ट्रियन का क्या राइट है। अगर सड़क पे निकला जाए तो सबसे पहला राइट जो है पेडेस्ट्रियन का राइट होता है, जहाँ पे हमारे पेडेस्ट्रियन पाथ नहीं है। हमने शिमला में देखा बहुत सारे अच्छे पेडेस्ट्रियन पाथ पूरे शिमला में शायद अब हर जगह जो है पेडेस्ट्रियन पाथ बन गए हैं। लोगों को ये भी उनका अपना राइट है, लोगों का राइट है कि पेडेस्ट्रियन का पहला राइट है सड़क पे निकलने का, और गाड़ी वाले का राइट दूसरा है। क्योंकि जब भी गाड़ी कोई क्रॉस होती है, कब जब कोई आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉस हो रहा है तो आपका उसकी अपनी ड्यूटी बनती है गाड़ी वाले को कि वो गाड़ी को रोक ले। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा पेडेस्ट्रियन है उसको भी ये बात ध्यान में रखनी है, उसको भी अपनी ड्यूटी समझनी है कि जहाँ पेडेस्ट्रियन पाथ है वहाँ पे उसका प्रयोग करे मैक्सिमम, क्योंकि वो गाड़ी वाले के लिए भी वो फ़ायदेमंद है और अपनी जान के लिए तो है ही है। क्योंकि आप जब आप पेडेस्ट्रियन पाथ लोगे तो आप सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी आपकी अपनी रहेगी। जी सर, पेडेस्ट्रियन और अगर हम बात करें एक गाड़ी के मालिक की या ड्राइवर की हम बात करें, बहुत बखूबी आपने बताया और कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ। बहुत सारे हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि कई बार तो गाड़ी वाले भी जानबूझकर पेडेस्ट्रियंस को ये समझते हैं कि आप सड़क से बाहर हो जाइए। कई बार पेडेस्ट्रियंस भी बीच सड़क में चलना शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि पहला हक हमारा है। तो कहीं ना कहीं ये सामंजस्य बैठाना, कहीं ना कहीं ये देखना कि दोनों के जो राइट्स हैं वो ओवरलैप नहीं हो रहे, वो कर्टेल नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, दोनों के राइट्स हैं रोड पे, पर कहीं ना कहीं लोगों को अपनी लिमिट में रहना पड़ेगा। जी, कहीं ना कहीं आपने कहा कि दोनों की गलती है। आपने देखा कि हमारे जो रोड्स हैं, रोड्स के ऊपर हमने देखा कि जेब्रा क्रॉसिंग होता है। अगर हम सोचे मेरी ड्यूटी है, एक पेडेस्ट्रियन की ड्यूटी है कि वो 20 सड़क में क्रॉसिंग ना ले, पेडेस्ट्रियन पाथ बने हुए हैं, वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग लगी है, जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल जहाँ पे करेंगे वहाँ अपना हक मैं जता सकता हूँ कि मेरा पहला राइट है क्रॉसिंग करने का। अगर हम सोचे आज की डेट में कई दफ़ा क्या होता है कि भाई आप एक आदमी बिल्कुल ही अचानक से ही सड़क पे आ जाता है, तो उसमें जो है हम जो है गलत गाड़ी वाले को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि गाड़ी का बहुत सारी गाड़ियां सड़क पे चल रही है। अगर आप ब्रेक लगा देगा अगली गाड़ी वाला तो उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियां चली हुई है, तो उससे भी नुकसान होगा। तो इसलिए हमें एक पेडेस्ट्रियन को भी ये ध्यान रखना है, एक आम जनता को ध्यान रखना है कि मैंने क्रॉसिंग किस जगह पे लेनी है और किस वक्त लेनी है, और उसको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई मैंने पेडेस्ट्रियन पाथ का इस्तेमाल करना है या मैंने जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ लगी है वहीं से मैं क्रॉसिंग करूँगा। अदरवाइज़ जो है मुझे भी नुकसान है और गाड़ी वाले के लिए भी उसके नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें कि दोनों को फिर गलत, वैसे तो देखा जाए तो गाड़ी वाले को ही गलत माना जाता है, लेकिन अगर गाड़ी वाले की ड्यूटी भी है कि वो आराम से गाड़ी चलाए, लेकिन हमारा भी एक आम जनता की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो भी ध्यानपूर्वक देख, जैसे पहले बताते थे कि पहले लेफ्ट देखो फिर राइट देखो। बिल्कुल। कभी कभार ये होता है कि आज के समय में बहुत सारे लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये ध्यान नहीं दे रहा है कि मेरी जान को खतरा है, वो सड़क पे मोबाइल सुनते सुनते क्रॉसिंग कर रहा है। तो उसमें हम कहेंगे कि उसमें जो है मेरी भी उसमें गलती है अगर मैं ऐसे कोई क्रॉसिंग कर रहा हूँ बिना किसी को गाड़ी को ध्यान में रखते हुए। जी, कहीं ना कहीं अपने जीवन की जो सुरक्षा है वो हमारे खुद के हाथ में होती है, और जब भी आप सड़क क्रॉस करते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें, और कहीं जेब्रा क्रॉसिंग नहीं भी है तो एटलीस्ट देख लीजिए कि जब ट्रैफिक रुक रहा है तभी आप क्रॉस करें, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी सुरक्षित करेंगे और लोगों की भी सुरक्षा कहीं ना कहीं आपके हाथ में आ ही जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में शर्मा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे कानून के तहत, और अगर आप इस बारे में ज़्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का क्या महत्व है कानून में, और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो फिर आपको क्या सज़ा हो सकती है? जी, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का है, सबसे पहले तो है कि जब तक आप 18 साल के नहीं होते हैं तब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता है, प्रोवाइडेड
कभी ये भी होता है कि माइनर का 16-17 साल की एज में जो है 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस उसका बन सकता है। उसकी अंडरटेकिंग जो है गार्डियन की अंडरटेकिंग होती है कि भाई आपका जो है बच्चा है, हमारा बच्चा जो है अंडरटेकिंग देंगे कि इसका ये जो है 2 व्हीलर चलाएगा। बड़ी गाड़ी का जो है ड्राइविंग लाइसेंस जब तक आप 18 साल के नहीं होते तब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता है। जी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पहले आपका 6 महीने के लिए लर्नर लाइसेंस बनता है, उसमें आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही आपका रेगुलर बनेगा। अब आपने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है तो क्या हो सकता है। तो अगर बहुत सारे लोग की ये धारणा है लोगों की कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है लेकिन फिर भी मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, अगर उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपका पुलिस चालान तो होगा। पुराने एक्ट के तहत जो है उसमें लगभग 1000 रुपये तक का फ़ाइन था, लेकिन आज के समय में 10,000 रुपये फ़ाइन हो गया है। फर्स्ट इंस्टांस पे अगर आपका लाइसेंस नहीं है आपके पास, अगर आपका चलान होता है तो 10,000 रुपये, अगर सब्सिक्वेंटली उसके बाद दोबारा से उसी चीज़ का चलान होता है तो आपको 10,000, 15,000 रुपये या 20,000 रुपये। उसके साथ साथ जो है फिर उसमें प्रावधान है कि भी सज़ा का भी प्रावधान रखा गया कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर जो है गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो गाड़ी को चलाना है बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चलाना है, एक इसमें बहुत सज़ा का भी प्रावधान किया गया है और चालान का भी बहुत बड़ा फाइन बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हो गया। हाँ जी, 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो मतलब 10 से 20 गुना तक जो है चालान के पेनल्टी जो है उसमें इम्पोज करने के लिए उसमें रखी गई है जो एक्ट बने हैं। जी शर्मा जी, ड्राइविंग लाइसेंस की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में आप कितने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? और क्योंकि कई लोग हम देखते हैं कि कई लोग बड़ी गाड़ी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, कई बार कुछ लोग 2 व्हीलर्स के लिए लेते हैं, और क्या साइमल्टेनियसली आप एक ही ड्राइविंग लाइसेंस के कार्ड पे 2 श्रेणी में भी अप्लाई कर सकते हैं या आपको अनुमति मिलती है? जी, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत है सेक्शन, उसमें प्रावधान किया गया है कि आपको सबसे पहले आपका छोटी गाड़ी का लाइसेंस बनेगा, आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस बना सकते, उसके बाद आप टेस्ट दे के MV एक्ट उसका बना सकते हो, जो छोटी गाड़ी होती है कार का बना सकते हो, और उसमें LMV उसको कहा जाता है, लाइट मोटर व्हीकल का। और वो लाइसेंस जो है आपका, जो छोटा गुड्स व्हीकल होती है जैसे हमारी यूटिलिटी है, उस तक वो लाइसेंस जो है वैलिड है। लेकिन जो आपने कहा कि एक ही लाइसेंस में हो सकता है, तो जो LMV तक है, LMV तक, उसमें एक ही लाइसेंस में आपको उसी में एंडोर्समेंट हो जाती है। और बहुत सारी जगह ऐसे भी आपने कहा कि हिंदुस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ, वैसे तो देखा जाए कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई एक जगह से बना दिया, दूसरी जगह से भी बना दिया, लेकिन अब एक पैन इंडिया के हिसाब से आ रहा है कि भाई आपको पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा पोर्टल है कि जहाँ पे आपको उसमें सब कुछ फर्निश करना पड़ेगा कि किस ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से कैसा है, पर्टिकुलर देने पड़ेंगे। तो उसमें आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, उसमें कहीं भी जाके बॉम्बे वाला देख सकता है कि हिमाचल का ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें नंबरिंग हो जाएगी। और दूसरा ये है कि भी एक ही ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपकी सारी एंडोर्समेंट आ सकती है, प्रोवाइडेड उसमें आपके टेस्ट होते हैं, जैसे आपका LTV है, LTV के लिए सॉरी हो गया, LGV के लिए जो है गुड्स व्हीकल के लिए, हैवी गुड्स व्हीकल के लिए, उसके लिए आपकी एक ट्रेनिंग स्पेशल होती है। उसके लिए आपको जो है ट्रेन होता है, 2 महीने की 3 महीने की ट्रेनिंग है। उसके बाद एंडोर्समेंट जो है आपकी 2 मैक्सिमम सोच लो कि अगर आपका एक LTV तक बन सकता है और दूसरा HGV का ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको सेपरेटली बन सकता है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस ऑल ओवर हिंदुस्तान में एक ही ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जो है आप अप्लाई कर सकते हो गाड़ी को। जी शर्मा जी, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी आप नई गाड़ी लेकर आते हैं तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि लोग, हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रही है दुनिया और हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है, और बहुत सारी सेकेंड हैंड कार्स भी लोग परचेज़ करते हैं जो पहले किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड होती हैं, और जब आप वो परचेज़ करते हैं तो उस बारे में कितना थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए RC अपने नाम कराने के लिए। और जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो RC कब आप कह रहे हैं, और अगर बिना RC के आप गाड़ी चलाते, बिना रजिस्ट्रेशन के आप गाड़ी चलाते तो आप पे क्या सज़ा, क्या फ़ाइन हो सकती है? सबसे पहले तो हमने नई गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन रहता था, पहले आपका RLA कंसर्न होता था या RTO, जहाँ से भी आप स्थायी निवासी है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी होती थी। अब आज के समय में ये हो गया कि जहाँ से आप गाड़ी खरीद रहे हो उन्हीं को राइट दे दिया है कि वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वहीं से मिलेगा। तो आप पहले क्या होता था कि पहले आप टेम्परेरी जो अपना व्हीकल है उसको आप मैक्सिमम 30 डेज़ तक चला सकते हो,
मतलब उसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है 30 डेज, बट विद इन 30 डेज जो है आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंसर्न्ड RLA से। वो जो जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है वही वहाँ से नंबर लेके आपको वहीं पे पैसे जमा करवा के, वो सेफ्टी एक सिक्योरिटी हो गई है लोगों की। कभी दिमाग से निकल जाती थी कि 30 दिन चलो निकल जाए, लेकिन अब आपको वहीं से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप दूसरी बात कही आपने कि जैसे गाड़ियां हम खरीद लेते हैं, कोई खरीद रहा है बेच रहा है, तो उसका भी बहुत बड़ा पहलू है कि बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। एक एफिडेविट बना देते हैं सेल परचेज का, वो सोचते हैं कि एक एफिडेविट बन गया और मेरी गाड़ी जो है बिक गई और मैंने बेच दी और मैंने खरीद ली है, लेकिन उसका ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गाड़ी में मैंने बेच दी आपको गाड़ी और आप का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से नहीं हुआ है, अगर कोई बीच में मिस हैपनिंग होती है, कोई भी चलान होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो उसमें लाइबिलिटी जो है रजिस्टर्ड ऑनर जो RLA के पास है उसी की सारी लाइबिलिटीज़ बनेगी, जो खरीदने वाला है उसके ऊपर नहीं बनेगी जब तक आपने अपने नाम से गाड़ी को ट्रांसफ़र नहीं करवाया है। तो उसका है प्रोविज़न है, उसमें दिया हुआ है। जहाँ पे स्टेट के अंदर है तो वहाँ 14 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है उसी कंसर्न्ड अथॉरिटी को, या जहाँ आपने ट्रांसफ़र करवानी है उसके लिए आपको 14 दिन के अंदर जो है ये प्रोसेस चलाना है। अगर स्टेट से बाहर जाती है तो आपको उसमें ज़्यादा है, 40 दिन का समय है या 1 महीने का समय है, तो उसको आपको उसमें जो है ट्रांसफ़र करवाने के लिए पिछली जो RLA थी वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके वहाँ पे ट्रांसफ़र करवानी है। तो इसके लिए मेरा दर्शकों से विशेष निवेदन है कि जो गाड़ियाँ खरीदते हैं पुरानी या बेचते हैं, तो ये ध्यान रखें कि अगर आपने गाड़ी को ट्रांसफ़र करवा के उसकी रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस पॉलिसी अपने नाम से ट्रांसफ़र नहीं करवाई, तो जो पुराने वाला मालिक है मालिक है उसी को ही अपना जो है लायबल ठहराया जाएगा कोर्ट के द्वारा। जी, और कहीं ना कहीं इसका एक ये रेपरकशन भी हो सकता है कि अगर आपने अपने गाड़ी खरीदते हैं, आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं आप किसी से, जो उसका ओरिजिनल ओनर है, अगर कहीं ना कहीं उसने कोई चलान करे हैं या आइडल पार्किंग के उसके कोई और चलान है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी अगर इम्पाउंड हो जाती है तो वो आपने परचेज करी और कहीं ना कहीं इम्पाउंड होगी तो आपका ही इसमें नुकसान हो जाता है। इसलिए बेटर है कि आप कानून का ज़रूर पालन करें। बिल्कुल कानून का पालन करें, क्योंकि शायद खरीदने वाला उस समय ये नहीं सोचेगा, क्योंकि जो सारी चलान होंगे, जो सारे लाइबिलिटीज़ होंगी, वो रजिस्टर्ड ऑनर के ऊपर जाएगी। वो अपनी गाड़ी ले लेगा, चलान बोलेगा होता रहेगा, तो चलान के लिए कौन भुगतेगा? उसको रजिस्टर्ड ऑनर भुगतेगा। तो इसलिए रजिस्टर्ड ऑनर को जिसने बेची है उसको ज़्यादा ध्यान रखना है कि मैं अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करवा के ही उनके हाथ में हैंड ओवर करूं, गाड़ी को दूं, ताकि मेरी कोई लाइबिलिटीज़ आगे ना रहे। जी शर्मा जी, अगर हम शिमला की बात करें, अगर हम हिमाचल की बात करें और ख़ासकर शिमला में अभी हम हैं और हम देख रहे हैं कि शिमला में पार्किंग की बड़ी इशू रहती है और हम देखते हैं कि लोग अननेसेसरी आइडल पार्किंग कर देते हैं, चाहे सड़क के किनारों की हम बात करें, और कई बार उससे जाम भी लग जाते हैं, लोगों का बहुमूल्य जो समय होता है वो भी बर्बाद होता है। तो आइडल पार्किंग के लिए क्या फ़ाइन्स हैं, क्या सज़ाएँ हैं, और आइडल पार्किंग के लिए कानून क्या कहता है? जी, आइडल पार्किंग का पहले जैसे हमने कहा कि पुराने एक्ट के तहत जो है 100 रुपये से 500 रुपये तक का फ़ाइन होता था, लेकिन आज के समय में आइडल पार्किंग का मिनिमम फ़ाइन जो है अमेंडमेंट के तहत जो है 1000 रुपीज़ है। तो उसमें ये देखा जाता है कि आप गाड़ी कहीं भी पार्क नहीं कर सकते हैं, पब्लिक पार्क पे कहीं भी जा रहे हो सड़क पे, आपको आइडल पार्किंग या कोई दूसरे गाड़ी के पास कोई कागज़ नहीं है। वैसे आइडल पार्किंग का जो है मिनिमम जो है 1000 रुपीज़ जो है अमेंडमेंट के तहत आया है। तो पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है तो लोगों के पास ऑप्शन भी शायद वो ये सोच के चलते हैं कि हमारा भी ये है, सरकार से ये निवेदन रहता है कि कम से कम पार्किंग जो है फैसिलिटीज़ लोगों को दी जाए, ताकि लोगों को जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। अदरवाइज़ मैंने कोई सामान लेना है, मैंने कोई दवाई लेनी है, मैं कहीं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो उसमें आदमी के पास कोई चारा नहीं रहता है कि वो सड़क पे, क्योंकि वो पेशेंट को ले जा रहा है तो वो या तो पेशेंट को देख ले या वो अपनी गाड़ी को देखे। तो इससे बेटर ये है कि अगर फैसिलिटीज़ होती है तो ये सारी असुविधाएँ जो लोगों को हो रही है, जो सभी के लिए मुश्किल में डालती है सभी लोगों को, तो अगर अपनी प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटीज़ होगी तो ये सारी समस्याएं दूर हो सकती है। अदरवाइज़ लोगों को जो है पेनल्टी के तौर पे, मतलब कि एक दिन में अगर 4 जगह गलत पार्किंग कर दी तो आपका 4000 रुपये कम से कम जो है एक दिन में जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए लोगों को भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे प्रॉपर पार्किंग की फैसिलिटी है, रेड लाइन है, वाइट लाइन है, पार्किंग है, तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी करें। मजबूरी में हो सकता है कि कहीं ना कहीं सड़क में आपको खड़ी करनी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी, और कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब पार्किंग करें तो ये देखें कि कहीं ट्रैफिक ना लगे, किसी और को बाधा ना हो, वरना चलान आपका होगा और कहीं ना कहीं आपकी हार्ड एंड मनी उसमें लग जाएगी। और कोर्ट केसेस भी हम देखते हैं कि हो जाते हैं, आइडल पार्किंग हो या फिर कोई
कोई और पार्किंग के से रिलेटेड कोई इशू हो जाए तो उसमें भी हम देखते हैं। शर्मा जी, जब हम बात करते हैं ड्राइविंग की, जो सबसे बड़ा मुद्दा ड्राइविंग के साथ जुड़ा होता है, सहूलियत तो बहुत है, गाड़ियाँ आ गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आ गई है, बहुत लोगों को सहूलियत है, जल्दी हम एक जगह से एक जगह पे पहुंच जाते हैं। पर हम ये देखते हैं कि कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और एक्सीडेंट्स की वजह से कई बार लोगों की जान भी चली जाती है, कई लोगों को सीरियस इंजरी भी हो जाती है। और कई बार एक्सीडेंट का कारण ये भी रहता है कि लोग नशा करके ड्रिंक एंड ड्राइव भी करते हैं और हिट एंड रन भी कर देते हैं। मतलब आप गाड़ी चला के किसी को एक्सीडेंट करते हैं और आप स्पॉट से भाग जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जब ड्रिंक एंड ड्राइव की हम बात करते हैं, कहा यह जाता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव को हमें रोकना है, तो इसके लिए कानून में अब क्या नए अपडेट्स आए हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे पहला तो ड्यूटी ड्राइवर की ये बनती है कि ड्राइवर को ड्रंक एंड ड्राइव ना करे, वो शराब पीते हुए गाड़ी ना चलाए। सबसे पहला ये है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी अपनी ये ड्यूटी बनती है कि वो इमीडिएटली जिस आदमी को चोट लगी है इमीडिएटली उसको फर्स्ट एड हॉस्पिटल पहुंचा दे। ये जी। अब आपने कहा कि इसमें क्या एक्शन हो सकता है कि अगर ड्रंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़ा गया, तो अब बहुत सख्त प्रावधान इसमें किया गया है। जो अमेंडमेंट की गई है उसमें जो है कम से कम 10,000 रुपये जो है फ़ाइन रखा गया है अगर ड्रंक एंड ड्राइव का है। उसके साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है इम्पाउंड हो जाएगा, 3 महीने के लिए उसको सस्पेंड समझा जाएगा, 3 महीने के लिए वो कंसर्न्ड RLA के पास चला जाएगा। अगर आप चालान भुगतते हो तब भी आपको 15,000 से 20,000 रुपये तक भी कोर्ट उसमें कर सकता है फ़ाइन। और साथ ही साथ उसमें सज़ा का भी प्रावधान है कि 6 महीने की सज़ा फर्स्ट इंस्टांस पे होती है। अगर पहली बार आपने शराब पी है, आप पकड़े गए हो और आपका एक तो चालान है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगा। अगर आप सेकंड टाइम करते हो तो उसमें 1 साल का सज़ा है और 20,000 रुपये उसमें प्रावधान है कि भाई उसमें आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है, उसको अगर एक बार पंच हो गया तो अगर सेकंड टाइम होगा तो वो आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा से नहीं बनेगा, वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका ख़त्म हो जाएगा। जी। और शर्मा जी, कई बार लोग एक्सीडेंट करने के बाद स्पॉट से भी भाग जाते हैं, जिसको हिट एंड रन कहते हैं। तो ऐसे मामलों में कई लोगों को शायद ये भी, उन लोगों की एक ये भी कहना है कि जी भीड़ ज़्यादा हो गई थी, हमें अपनी जान का खतरा हो गया इसलिए हम भाग गए। बट मैक्सिमम केसेस में तो हम ये देखते हैं कि लोग जानबूझ के स्पॉट से भाग जाते हैं जब उनको लगता है कि शायद हम पकड़ में नहीं आएंगे। तो जब एक हिट एंड रन आप करते हैं तो हिट एंड रन में फिर आप पे क्या कार्रवाई हो सकती है और हिट एंड रन करने वालों को आप क्या कहोगे? हिट एंड रन केसेस में 2 तरह की बातें सामने आती है। अगर हिट एंड रन कोई डे लाइट में हो गया है, दिन दिहाड़े हुआ है, किसी ने गाड़ी को देखा है, तो आदमी एक अपने बचाव में एक तरह से वो सोचता है कि अगर मॉब इकट्ठा हो गया, अगर लोग इकट्ठे हो गए तो हो सकता है कि अब गलती वहाँ उस टाइम नहीं देखी जाएगी, हो सकता है कि राहगीर की भी गलती हो या उसकी भी गलती हो, तो वो सोचेगा कि मुझे कहीं यहाँ पे लोगों से मारपीट ना हो जाए, इसलिए वो रन आउट कर जाएगा। बाद में अगर पता लगता है तो उसमें अदरवाइज़ हमारा ड्यूटी ये है कि जैसे ही उसको चोट लगती है उसको उठा के वो हॉस्पिटल फर्स्ट इंस्टेंस पे हॉस्पिटल ले जाए और उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दे और पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन दे दे कि भाई ऐसा ऐसा मेरी गाड़ी से लगी है और मैंने इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, पुलिस आएगी सब। और दूसरी बात रहती है, कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं बाहर की गाड़ी है, उसका नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस स्थिति में जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, गाड़ी को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो हिट एंड रन केसेस में उस जगह पे फिर किसी की गाड़ी का नंबर नहीं होगा, किसी का नाम नहीं होगा, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई केस भी बनता है तो वो मतलब बिना नंबर की गाड़ी के ऊपर उसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें एक प्रावधान है, अगर चोट लगती है तो उसमें हमारे एक्ट के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रावधान रखा है, जो हमारी सरकारी कंपनीज़ हैं, अगर किसी को चोट गहरी लग गई है, कोई डेथ हो गई है, तो वो जो है जैसे हमारा क्लेम पिटीशन होती है, क्लेम में जो है अगर कोई क्लेम डालता है, किसी गाड़ी का कोई नंबर नहीं मिल रहा है, हिट एंड रन में FIR दर्ज हुई है, तो उसमें जो है हमारी सरकारी कंपनीज़ को कहते हैं कि भाई आप इतना पैसा जो इनको क्लेमेंट्स को दे दीजिए। तो उसमें ये भी प्रावधान किया गया है। कभी कभार ये होता है कि गाड़ी को ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रीज़न उसका यही है कि पर शर्मा जी, आपको नहीं लगता है कि जब हिट एंड रन कोई करता है और अगर वहाँ पे कोई मॉब या फिर अगर भीड़ है तो कहीं ना कहीं उनका भी एक रोल होता है कि आप जो विक्टिम है, जिसको चोट लगी, आप ही उसको हॉस्पिटल पहुँचाएं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हम पुलिस में नहीं फंसना चाहते, हमें गवाह बना देगी पुलिस, हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमारे को और तरह की तंगियाँ हो जाएंगी, इस वजह से भी लोग पीछे हटते हैं। तो इसमें कोई सरलता लाई गई है?
इसमें तो सिंपल सी बात है, आज के समय में क्या हो गया कि अब आपके सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। अब कोई भी आदमी जहाँ से भागने की कोशिश करता है इतनी आसानी से नहीं भाग सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है। मैंने कहा कि ड्यूटी मेरी बनती है, अगर मैं ड्राइव गाड़ी को कर रहा हूँ, अगर किसी को चोट लग गई है तो मेरा सबसे पहली ड्यूटी ये बनती है कि मैं उसको हॉस्पिटल पहुँचा दूँ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये हो गया हुआ है। उसके बाद है सरलता इसमें लाने की बात है कि सीसीटीवी में कभी भी ये आ गया। आज के समय में आपने देखा कुछ दिनों पहले अभी एक हादसा हुआ है आरटीओ के सामने, और एक बीच में गाड़ी खड़ी करके चला गया आदमी, दूसरे आदमी को नुकसान ये हुआ कि उनको इंजरीज आई है। तो एक आदमी को हर चीज़ सड़क पे चलते हुए रूल्स रेगुलेशन का सबसे पहले ध्यान रखना है कि रोड पे जब मैं चल रहा हूँ मेरी स्पीड क्या है। मैंने दूसरे का ध्यान रखना है कि राहगीर आ रहा है या दूसरी गाड़ी वाला भी गलत हो सकता है। तो गाड़ी का चलाना मतलब गाड़ी को इस गति से चलाना ज़रूरी हो गया है आज के समय में, इतनी भीड़ में, कि अगर दूसरा गलत भी है तो कम से कम मैं तो अपने बचाव में गाड़ी को इस कंट्रोल से चलाऊं ताकि मुझे भी नुकसान ना हो, अगर दूसरा की वजह से मेरी कहीं गलती हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है। जी शर्मा जी, आप इतने सीनियर एडवोकेट रहे हैं एचपी हाई कोर्ट के, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? संक्षेप में आज के समय में यही है जी कि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग अपने आप में ध्यान रखें। अपने मतलब सबसे पहले अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, और गाड़ी वाले ये ध्यान रखें कि कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल गाड़ी को चलाते हुए ना करें। जहाँ पे भारी भरकम भीड़ है वहाँ पे गाड़ी को वो लिमिट रखें, उसको 10 से ऊपर ना लगाएं, 20 से ऊपर कभी भी ना चलाएं। लोगों की जान को ध्यान में रखते हुए, राहगीर को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये करें कि कम से कम गाड़ी को चलाएं, वो रूल्स के मुताबिक चलाएं, और स्कूल को देख के चलाएं, हॉस्पिटल को देख के चलाएं। तो इस हिसाब से जो है दर्शकों से यही निवेदन है कि जरूर करें। जी वीरेंद्र शर्मा जी, आप हमारे कानूनी सलाह कार्यक्रम में आए और मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।